everyone, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. So friends, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर को डिस्कस किया था. ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की यूनिट चल रही है मेरे चैनल पर. तो आज के लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे. ओके, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. सो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है. जब कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन मीन्स आर का हम स्क्वेयर कर देते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को यूज़ किया जाता है ताकि कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन की इंटरप्रिटेशन की जा सके. द कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन. ठीक है, जो हमारी आर की वैल्यू आती है उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सके कि उसके अंदर जो टोटल वेरिएंस है वो अदर फैक्टर्स की वजह से कितने हैं और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की वजह से कितने हैं, वो चीज़ देखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन एंड कंपेयरिंग द टू और मोर कॉरिलेशन कोफिशिएंट्स. जब दो या दो से ज़्यादा आर की वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कोफिशिएंट कॉरिलेशन कोफिशिएंट्स को, उस केस में भी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यूज़ किया जाता है. द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आर का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला जाता है. इट इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन द परसेंटेज वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y. ठीक है, मतलब देखिए दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y. x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसमें जो वेरिएशंस हो रही हैं, उसमें जो वेरिएंस हैं वो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं और कितने परसेंटेज जो वेरिएशंस है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हैं. ये चीज़ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में देखा जाएगा. तो देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन द परसेंटेज वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y. की जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें कितने परसेंट जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के द्वारा कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है यानी कि कितने परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हैं. इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0.9, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.9 है तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 0.9 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 80% ऑफ द टोटल वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू है जब उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आती है, यानी कि मान लीजिए 0.9 थी आर की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू निकल के आई 0.81, विच इम्प्लाइज दैट 80% ऑफ द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. और बाकी की जो परसेंटेज बच गई वो अदर फैक्टर्स की वजह से है. अब इसमें कितनी परसेंटेज और बच गई, 19% वेरिएशन और बच गई. तो जो 19% वेरिएशन है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है. ठीक है, एक एग्जांपल से और समझाती हूँ. मान लीजिए कि आर की वैल्यू है 0.70, 0.70 आर की वैल्यू निकल के आई है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में 70% रिलेशनशिप है. जो 0.70 वैल्यू निकल के आई है उसमें वेरिएशंस भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 70% रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में. अब 0.70 का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी कि डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.49, यानी कि 49% जो वेरिएशन है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आर की वैल्यू है जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो जो स्क्वेयर्ड वैल्यू आएगी वो वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है. यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रहे हैं. बाकी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि 70%
-49%। 70% जो आर की वैल्यू निकल के आई थी 0.70 माइनस 0.49 जो डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकल के आई थी। जब इसमें से ये वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी मीन्स 21% वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, ये जो वेरिएशन है ये अदर फैक्टर्स की वजह से होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे थे, मैंने आपको समझा दिया था। 0.9 कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 81% जो वेरिएशन है डिपेंडेंट वेरिएबल में वे ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू 90% वेरिएशन बच गए अकर्स ड्यू टू आउटसाइड और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, टोटल वेरिएंस में से कितने पार्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है वो चीज इसके अंदर ली जाती है। अब देखिए, टोटल वेरिएंस होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस होता है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में आता है, और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के अंदर आता है। जब एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को टोटल वेरिएंस से हम डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकल के आएगी, और जब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को टोटल वेरिएंस से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, thus the coefficient of determination is defined as the ratio of the explained variance to the total variance। ये मैंने आपको बता दिया कि जो coefficient of determination होता है वो एक रेशियो बताता है जो कि explained variance और total variance के बीच में होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, R is symbolized to coefficient of determination, यानी कि R जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है coefficient of determination को। तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टोटल वेरिएंस में से कितना पार्ट एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, और बाकी कितना अदर फैक्टर्स की वजह से वेरिएंस आ रहा है। अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, +-1 के बीच में लाई करती है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है, इसमें नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसकी वैल्यू स्केयर में है। जहां पर भी किसी चीज की वैल्यू स्केयर में आ जाती है तो वो नेगेटिव वैल्यू अपने अंदर ले ही नहीं सकती। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी उसका भी अगर हम प्लस कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये रीजन है कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज भी आपको पता लगेगी कि आर स्क्वायर होने की वजह से इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। आर स्क्वायर कैन नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता कोरिलेशन की, कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, बस ये बताता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। थर्ड देखिए, एज वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिक्रीजेस वेरी रैपिडली, यानी कि जितनी वैल्यू आर की डिक्रीज होगी उससे ज़्यादा रेशियो में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा। एक्सेप्ट इन केस 0 और 1, जहाँ पर 0 और 1 होगा वहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी, चाहे 0 का स्क्वायर कर दो चाहे 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जहाँ पर अदर वैल्यूज होंगी वहाँ पर जितनी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी उससे ज़्यादा वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू ले लेते हैं हम 0.9, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.81, है ना। यानी कि जितनी ये कम होगी उससे ज़्यादा ये वैल्यू कम होगी। जैसे आर की वैल्यू मान लीजिए 0.5 हो गई तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन
जो वैल्यू ऑफ आर है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू से ज़्यादा होगी। किन केस में? एक्सेप्ट वेयर 0 और 1, 0 और 1 के केस को छोड़कर हमेशा जो आर की वैल्यू है हमेशा ज़्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू से। यानी कि जहाँ पर 0 और 1 होगा वहाँ पर आर और आर स्क्वेयर दोनों बराबर होंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम 1, अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू को 1 में से माइनस कर दिया जाए इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू आर स्क्वेयर है, अगर मैं आर स्क्वेयर को 1 में से माइनस कर दूं 1 माइनस आर स्क्वेयर, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आएगी कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को के स्क्वेयर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, के स्क्वेयर के द्वारा शो किया जाएगा। तो के स्क्वेयर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? या तो हम 1 में से माइनस कर दे आर स्क्वेयर को, ठीक है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ये फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, या फिर के स्क्वेयर का क्या मतलब हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आर स्क्वेयर शो कर रहा है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। और मैं इसमें आपको पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए टोटल वेरिएंस, अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? टोटल वेरिएंस को हम आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, है ना, और इसकी जो वैल्यू होगी ये 1 के बराबर हो जाएगी। आर स्क्वेयर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। के स्क्वेयर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल आएगी? टोटल वेरिएंस की, और टोटल वेरिएंस की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना, क्वेश्चन में एग्जाम में सीधा आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि जो टोटल वेरिएंस है वो किसके बराबर होता है। अब आपको दे देंगे आर प्लस आर स्क्वेयर, आर प्लस के स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, है ना, तो वहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक होगा? आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, कि आर स्क्वेयर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, के स्क्वेयर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देती हूँ। मान लीजिए कि हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम। मान लीजिए एक वेरिएबल हमने ले लिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड वेरिएबल ले लिया हमने डिस्पोजेबल इनकम, और इनके बीच में जो आर की वैल्यू है वो है मान लीजिए 0.8, ठीक है। 0.8 यहाँ पर वैल्यू है। जो यहाँ पर एक्स एंड वाई यानी कि यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि सी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम वाई, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम को हमने वाई मान लिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी मान लिया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके बीच में कोरिलेशन की वैल्यू है 0.8। अब हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा कितना एक्सप्लेन किया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशंस आ रही हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आर की वैल्यू है वो कितनी है और उसका स्क्वायर करने के बाद कितनी वैल्यू निकल के आएगी। तो 0.8 वैल्यू थी, उनका स्क्वायर कर देंगे 0.64 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई था यानी कि इनकम डिस्पोजेबल इनकम, उसके द्वारा 0.64 या फिर 64% वेरिएशन एक्सप्लेन की जा रही हैं एक्स वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप कि 0.8 यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे 0.64
तो हम क्या कह सकते हैं, 64% ऑफ द वेरिएशन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएंस इन इनकम। ठीक है, कि 64% जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो इनकम में वेरिएशन आ रही है उसके अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।